नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ भोला शंकर महोबिया फ्रॉम MCI स्किल्स। आज हम NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7 के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और सेशन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने जो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए वन शॉट वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इन क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हिंदी में कहे तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है और जिसका पेरीमीटर का आधा जो है, हाफ जो है, वो 36 मीटर है। तो हमें उस गार्डन के डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि जो गार्डन का लेंथ है, लेंथ ऑफ गार्डन is L and width is W। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि गार्डन की जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये, इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसके विड्थ से, मीन्स विड्थ प्लस 4। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहता है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब ये कह रहा है कि इसका पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ कहने का मतलब है कि 2L प्लस W का हाफ जो है वो किसके बराबर है? बोलता है 36 मीटर के बराबर है, मीन्स दैट इज इक्वल टू 36। अब ये 2 से 2 को कट कर दे तो हमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? L प्लस W इक्वल टू 36। चलिए अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? L माइनस W इक्वल टू 4 और दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास में दैट इज L प्लस W इक्वल टू 36। अब इस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे? इसको मान लें सपोज ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस W से प्लस W कैंसिल हो जाएगा और L और L जुड़ के क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा इज इक्वल टू 36 में 4 को ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। और इस 2 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40/2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 मीन्स 20 मीटर। हमें जो लेंथ मिल रही है वो क्या मिल रही है? 20 मीटर मिल रही है। अब हम जो है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को एक बार क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। चलिए इक्वेशन 3 को देखिए। इक्वेशन 3 क्या है? L माइनस W इक्वल टू 4 और इक्वेशन 4 क्या है? L प्लस W इक्वल टू 36। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस L माइनस L जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये माइनस W और माइनस W मिलके क्या हो जाएगा? माइनस 2W हो जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 36। रिजल्ट क्या आएगा? माइनस 32। तो ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल करते हैं और 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू 32/2
2, और जब इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो विड्थ हमें क्या मिल रही है 16 मीटर। तो ये हमारा आंसर है क्या, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। यही उस रेक्टेंगुलर गार्डन का डायमेंशन है। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 का ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। मतलब ये कह रहा है कि इन्होंने एक ये हमारे पास में इक्वेशन दिया हुआ है, अब हमें इस इक्वेशन के लिए एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिन्हें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पर दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें। और हम जानते हैं कि इंटरसेक्ट करने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन को ये दोनों इक्वेशन फुलफिल करते हैं, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है और जो नया इक्वेशन हम बनाएंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। आइए अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, b1 को इधर ट्रांसपोज करते हैं और a2 को उधर ट्रांसपोज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा एक इक्वेशन चाहिए जिसमें a2 की वैल्यू जो है वो a1 के बराबर ना हो और b2 की जो वैल्यू है वो b1 के बराबर ना हो। तो हमारे पास में जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है वो x का कोफिशिएंट मीन्स 2 के बराबर है और b1 की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। अब हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें a1 की वैल्यू 2 के बराबर ना हो और b2 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर ना हो। बस इतना सही, अगर कंडीशन को हम फुलफिल कर लेते हैं तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन से बनने वाली लाइन और दिए हुए इस इक्वेशन से बनने वाली लाइन जो है ग्राफ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो a2 जो है वो 2 के बराबर नहीं हो, बाकी कुछ भी हो, और वैसे ही b2 जो है वो 3 के बराबर बस ना हो, बाकी कुछ भी हो। तो आप कुछ भी ले लीजिए, a2 जो है 2 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, आप 3 ले सकते हैं, और b2 जो है 3 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, सपोज मैंने 4 ले लिया। तो अब जो हमारा इक्वेशन होता है, एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वैसे ही C2 भी जो है वो हम कोई भी एक वैल्यू चूज कर सकते हैं, सपोज वो क्या है, हमने ले लिया 5। अब इस इक्वेशन में इसको a2 कर देते हैं, इसको b2 कर देते हैं और इसको c2 कर देते हैं। चलिए a2 की वैल्यू हमने क्या रख दिया 3x, b2 की वैल्यू क्या रख दिया 4y और c2 की वैल्यू हमने क्या रख दिया +5 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जिनको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो दिए हुए इक्वेशन से बनने वाली लाइन को इस इक्वेशन से बनने वाली लाइन जो है वो क्या करेगी, क्रॉस करेगी। पर एक चीज आप ध्यान रखिए, ये इक्वेशन जो है जरूरी नहीं कि आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है उससे मैच करे। क्यों? क्योंकि शर्त सिर्फ इतनी है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि a2 2 के बराबर ना हो और b2 जो है वो 3 के बराबर ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आप a2 की जगह पे 3 4 5 जो मर्जी आप चाहे ले सकते हैं। वैसे ही b2 की जगह पे आप 3 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा हो, दूसरा कोई और आंसर लिखेगा, तीसरा कोई और आंसर लिखेगा, तो इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि a2 की वैल्यू 2 के बराबर ना हो और b2 की वैल्यू 3 के बराबर ना हो। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन के लिए एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जो
इस इक्वेशन के साथ बनने वाली लाइन के साथ में पैरेलल लाइन बनाएं। अब पैरेलल लाइन बनाने के लिए कंडीशन हमारे पास में क्या है, वो जो कंडीशन है दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो पहले हम इसको लेके चलते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या, b1 अपॉन b2, और इसको थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2, ठीक है। और जब इन दोनों को हम लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 अपॉन c1 इज इक्वल टू b2 अपॉन c2। तो अगर इन कंडीशंस को फुलफिल करने वाला हम इक्वेशन बना दें, मीन्स अगर a1 जो है वो a2 के बराबर हो, b1 जो है b2 के बराबर हो, और सॉरी ये नॉट इक्वल टू है, और c1 जो है वो c2 के बराबर ना हो, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पर हमें जो लाइन मिलेगी वो इस दिए हुए इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पर बनने वाली लाइन के पैरेलल होगी। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, और c1 की वैल्यू क्या है माइनस 8। तो हमें जो इक्वेशन चाहिए उसमें a2 जो है वो किसके बराबर चाहिए, a1 के बराबर चाहिए, मतलब a2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, और b2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए b1 के बराबर, मतलब 3 के बराबर होनी चाहिए। पर जो c2 है वो बराबर नहीं होनी चाहिए किसके, माइनस 8 के। अब कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें x का कॉफिशिएंट 2 हो, y का कॉफिशिएंट 3 हो, और कांस्टेंट टर्म केवल -8 ना हो, वो सारी जो इक्वेशंस हैं उनसे बनने वाला जो लाइन है वो इस दिए हुए इक्वेशन से बनने वाले लाइन के पैरेलल होगा। मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 नहीं होना चाहिए, प्लस 8 भी चलेगा, प्लस 9 भी चलेगा, माइनस 9 भी चलेगा, सिर्फ माइनस 8 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख देते हैं इसको, माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट का जो ये कांस्टेंट टर्म है वो कुछ दूसरा भी हो सकता है आपके बुक में जो आंसर दिया हो ये कांस्टेंट टर्म उसमें दूसरा दिया हो, तो भी वो आंसर जो है वो सही है। बस ध्यान रखना है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर है। फिर से कह रहा हूँ, ये आंसर आपके फ्रेंड के आंसर से डिफरेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब इसी इक्वेशन के लिए हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिससे बनने वाली लाइन इस इक्वेशन से बनने वाली लाइन के कोइंसिडेंट हो, और कोइंसिडेंट के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या है, ये है। क्या है कंडीशन कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलिए इन दोनों को लेके चलते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2, और इन दोनों को जब हम लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इसको जब मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 अपॉन c1 इक्वल टू b2 अपॉन c2। तो इसका मतलब क्या है कि a1 जो है वो a2 के बराबर होना चाहिए, b1 जो है वो b2 के बराबर होना चाहिए, और c1 जो है वो c2 के बराबर होना चाहिए। हमें जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3, और c1 की वैल्यू क्या है माइनस
8। तो हमारा जो A2 है वो भी क्या होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। B2 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, B1 मीन्स 3 के बराबर होना चाहिए। और C1 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, -8 के बराबर होना चाहिए। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा इनको यूज़ करके वो क्या मिलेगा, 2x + 3y - 8 = 0। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप चाहे तो इनमें किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा -24। तो भी ये सॉल्यूशन जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो भाई एक लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है जो कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. मीन्स यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, उन दोनों इक्वेशन के लिए लाइन हमको ड्रॉ करना है, और उन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला जो ट्रायंगल है, मीन्स त्रिभुज है, उसको हमको शेड करना है, और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमारे पास में जो पहला इक्वेशन है दैट इज x - y + 1 = 0। y को ट्रांसपोज करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = x + 1। और जो दूसरा इक्वेशन है हमारे पास में दैट इज 3x + 2y - 12 = 0। और जब 2y को एक साइड रख के बाकी को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 - 3x। और फिर हम इसको लिख सकते हैं y = 12 - 3x/2। चलिए अब ये पहला जो कॉलम है वो x की वैल्यू के लिए है, दूसरा कॉलम y की वैल्यू के लिए है। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 12 - 3x/2, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो है x + 1। तो अब हमें x की दो वैल्यूज़ के लिए y की दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। चलिए हम पहली जो वैल्यू लेते हैं x की दैट इज़ 0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 0 + 1, मतलब 1 के बराबर आएगा, तो ये 1 हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू लेते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1 जो कि 3 के बराबर होगा, मीन्स ये क्या हो गया y की वैल्यू 3 हो गई। देन यहाँ पर देखते हैं जब x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 - 3 × 0/2, तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 12/2 जो कि किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू लिख दिया क्या 6। देन जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 3 × 2/2, तो ये 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। 12 में से 6 गया, क्या बचेगा 6। 6 को जब 2 से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। चलिए अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। पहले इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। देन x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, मीन्स वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं। चलिए ये यहाँ रखा हमने और ये लाइन को हमने कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से ये जो है लाइन बनेगी। चलिए अब दूसरा इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6 है, मीन्स यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट।
देन x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है, मीन्स यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट। अब जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब हमें इन दोनों लाइंस और x एक्सिस को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा उनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट को निकालना है। तो पहले तो देखते हैं कि ट्रायंगल किस तरीके से बन रहा है। ये बन रहा है ट्रायंगल, इसको सपोज हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं क्या C। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, तो A जो वर्टिसेस है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 3। और b के लिए देखते हैं, b में जो x की वैल्यू है वो 4 है और y की वैल्यू 0 है, मीन्स x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है 0 है। और तीसरा जो वर्टिसेस है उसमें x की जो वैल्यू है वो -1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो -1, 0। तो ये हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अब अगला नेक्स्ट पार्ट में वो बोलता है कि ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसको शेड करिए। शेड करिए मीन्स हम इसको शेड कर देते हैं, ये ट्रायंगुलर रीजन है ये। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, और हाँ अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।